इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 भारतीय कला और स्थापत्य में मरणोत्तरकालीन प्रवृत्तियां, जिसमें हम अध्याय खत्म होने के बाद सांची का स्तूप और अनेकों प्रकार की मूर्ति और उसके बारे में हम यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। आप निराश मत हो, क्योंकि पढ़ना ही है, जाना कहीं नहीं है। आगे यहाँ पर देखो, आपको एक तस्वीर दिख रहा है ना। ये ऊपर हाथी है, घोड़ा है, इधर लोग है, इधर शेर है। तो ये सब तस्वीर बनाए जाते थे, क्यों? कुछ ना कुछ इसमें था ही। जैसे में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी पड़ती है भोपाल। उससे लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर विरासत स्थल है, जो विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप है, जगह है, जिनमें से 3 प्रमुख है, सबसे ज्यादा है। और अर्थात स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या 1 में बौद्ध के अवशेष है, लगता है कि बौद्ध उसमें रहे होंगे। और स्तूप संख्या 2 में उनसे कम प्रसिद्ध उन 10 अरहतों के अवशेष मिले, जो उनके शिष्य के रूप में थे, जो 3 अलग अलग पीढ़ियों के थे। 3 अलग अलग पीढ़ी मतलब बच्चा, जवान और बूढ़ा। उनके नाम उनकी अवशेष पेटिकाओं पर लिखे हुए हैं, साफ साफ दिखता है। और स्तूप संख्या 3 में सारीपुत और महामौग्य लायन के अवशेष वहां पर रखे हैं। अब नीचे पढ़ते हैं। स्तूप संख्या 1 जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप संख्या 1 पर जाओगे तो आपको नक्काशी के लिए सबसे फेमस जगह दिखेगा। स्तूप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्तूप संख्या 1 में दिखेगा आपको। अपने मूल्य रूपों में यह स्तूप एक ईंटों का छोटा ढांचा था, एकदम ईंटों का छोटा सा ढांचा बना दिया जाता था, गोल जैसा, जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया, बहुत बड़ा। पत्थर वेदिका और तोरण तोरण का मतलब होता है द्वार पर बना हुआ डिजाइन, चाहे आप उसको द्वार चाहे चौखट कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे द्वार ही बोलते हैं उसको। तो तोरण से सुसज्जित कर दिया गया, और तोरणों पे डिजाइन मतलब दरवाजा के ऊपर और दरवाजा पे जो डिजाइन वहां पर बनाया गया है, इसलिए उसको तोरणों पर आकृति डिजाइन कुछ भी बोला जाता है। अशोक सिंह शीर्ष स्तंभ, अशोक का सिंह वाला स्तंभ जो है, सामने भी आपको दिख रहा होगा कि शेर का मूर्ति बनाया गया है, दिख रहा है ना। तो ये पता चलता है। तो एक शिलालेख के साथ एक शिलालेख को देखे तो इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया जाता है। आपको मिलेगा ये देखने के लिए जाओगे तो, जिससे पता चलता है कि सांची में मठिया एवं कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि जैसे प्रारंभ होते हैं, जो केंद्र के रूप में प्रस्तुत है, और केंद्र ही माना जाता है उसको, उस इलाके का केंद्र। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया। क्या बनवाया गया? प्रवेश द्वार। उसके बाद अन्य द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पद भी है, और ऐसा प्रदक्षिणा पद इसी स्थल पर पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं, मतलब बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। स्तूप के चारों द्वार चारों तोरण स्वयं बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटना स्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित है। वह दृष्टियों से पूरी तरह सजे हुए हैं। आप उसको देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर सजाया गया है। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र, यहाँ पर फिर से समझो, बुद्ध के प्रतीकात्मक जो उनका वहां पर प्रतीक मिला है, उस रूप में खाली सिंहासन, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। और चारों दिशाओं में
तोरण बने हुए हैं। चारों दिशाओं में क्या है, तोरण को बनाया गया है, मतलब दरवाजा बनाया गया है। इसकी शैलियों में अंतर पाया जाता है। इनके शैलियों मतलब इनके लिखावट, इनके बनावट में बहुत ज्यादा अंतर मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी मतलब ईसा के 100 वर्ष पहले चाहे उसके बाद की ही हो सकती है। स्तूप संख्या 1 सबसे पुराना स्तूप है, लेकिन स्तूप संख्या 2 की वेदिका पर उसकी जो डिजाइन है, उस पर जो आकृतियां, चाहे दीवार पे जो आकृतियां उकेरी गई है, वे स्तूप संख्या 1 से पहले की है। वो स्तूप संख्या 1 से पहले उसको बनाया गया है। जातक मतलब कथा, जातक इन आख्यानों, जैसे सुनने वाले को भी जातक चाहे श्रोता बोलते हैं, सुनने वाले को श्रोता, बोलने वाले को जातक, इन आख्यानों में महत्वपूर्ण अंग है। जैसे में वेसात जातक, साम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक उन महत्वपूर्ण जातकों में से जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए हैं, वहां पर बनाया गया है। सांची स्तूपों पर पाई जाने वाली आकृतियां, सांची के स्तूप पर बनाया गया वह आकृति आयाम में छोटी होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती है, मूर्तिकला की वह कुशलता को सामने दर्शाती है। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपाकृतिक चित्र बनाया गया है, वो गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टि से अत्यंत स्वाभाविक है, एकदम उसके द्वारा ही लगाया गया है। जैसे में यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चित्रण वहां पर किया गया है, वह गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टि से बहुत सुंदर बनाया गया है और अत्यंत स्वाभाविक बनाया गया, जो आम मूर्ति नहीं होता है वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा हटके। संयोजन भीड़ भाड़ भरा है, जो जगह है पूरा भीड़ भाड़ से भरा है, और आकृतियों की परस्पर व्यक्ति से जो थोड़ा खाली स्थान बच जाता है, व्यक्तियों के जगह से उसमें जो अंदर लिखा जा रहा है चाहे बनाया जा रहा है, तो उसके परस्पर व्याप्ति जो व्यस्त जगह है, उससे अगर थोड़ा सा जगह बच जाता है तो उसका यहाँ पूर्ण अभाव है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह छोड़ा नहीं गया है। मुद्रात्मक मोड़ों से मोड़ कर बैठा हुआ, चाहे मुड़ कर खड़ा होते हुए भी दिखाया गया है वहां पर। तो मोड़ों से शरीर की गति दर्शाई गई है। तो यहाँ पर मुद्रात्मक मोड़ मतलब शरीर को मोड़ कर कुछ बनावटी आकार हमें दिया गया है। उनकी हलचल में हमें क्या देखने को मिलता है, उनकी हलचल में संरचनात्मक असमर्थता और विभिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षक आकृतियां हैं और साल भंजिका लड़की का भी नाम था, लेकिन यहाँ पर साल मंजिका शायद वही लड़की है। तो साल मंजिका पेड़ की शाखा पकड़े हुए दिखाई दे रही है। आप आगे एक मूर्ति में देखोगे, शायद इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन 12 में आपको समझ में आएगा। जो एक लड़की पेड़ की शाखा मतलब डाली को पकड़े हुई है। उस आकृति आयतान के प्रस्तुतिकरण में बेजोर है। बेजोर क्या, थोड़ा सा उसमें अलग तरीके से बहुत खूब बनाया गया है। स्तूप संख्या 2 की पहले वाली प्रतिमाओं जैसे कठोरता इनमें दिखाई गई है कि वो कठोर है। प्रत्येक तोरण में दो सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटी पर तीन आड़ी दंडिकाएं हैं। क्या है? दंडिकाएं हैं। प्रत्येक आड़ी दंडिका जो देखो दीवार पर किस तरह दो बड़ा सा एकदम पिलर जैसा दिखाई दे रहा है, वैसे ही बनाया जाता था। आज के जमाने में लोग बनवा सकते हैं, लेकिन लोग बनवाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी पैसा तो बनता ही नहीं है किसी के पास, क्योंकि ऐसा डिजाइन बनवाने के लिए पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर पैसा लगता है भैया। प्रत्येक तोरण में दो सीधे खंभे स्तंभ के रूप में है, जो चोटी पर
3 आड़ी दंडिकाएं बनाई गई, जैसा सामने आपको दिखने को मिल रहा है। प्रत्येक आड़ी दंडिकाएं आगे से पीछे तक अलग अलग प्रतिमा विषयों से अलंकृत है। अलग अलग उसमें प्रतिमा बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है। नीचे की दंडिका से भी आगे तक बढ़ी हुई आड़ी दंडिका पर साल मंजिकाओं की आकृतियां बनी हुई है। आगे से पीछे तक देखेंगे तो यहाँ पर साल मंजिकाओं की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, जो आपको देखो इधर बगल में देखने को मिल रहा है, इधर 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 साइड में ही, केवल साइड में देखने को मिलेगा। ये चित्र को देखो आप, मैं इसको सीधा कर रहा हूं तो समझ में आएगा कि किसका चित्र है। आपके सामने ही इसको सीधा कर रहा हूं। ये है पद्मासन में, मतलब बैठे हुए में बुद्ध, और कटरा टीला मथुरा, ये मथुरा का दृश्य है। जगह का नाम कटरा टीला। ये पद्मासन मतलब आसन के रूप में, योग आसन के रूप में ये बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध। देखो इधर दिख रहा है। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। अब आपने ऊपर मूर्ति देखा, तो मूर्ति में क्या क्या देखा आपको फिर से समझो। आप मूर्ति को ध्यान से यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद समझो। आप देख लिए मूर्ति को, अब उसके नीचे आओ। एक एक मूर्ति का मतलब बनावट बताया जाएगा इसमें। आरंभिक ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था, हम सब जानते हैं। वहां से कई मूर्तियां मिली है। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियां मिली है, उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफी अधिक है, क्योंकि वहां पर केवल केवल बुद्ध की मूर्तियां हमेशा अधिकतर मिलती है देखने के लिए मथुरा से। और बाद में विष्णु कृष्ण की भी मूर्तियां बाद में खोदी गई। तो मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियां देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न, मतलब अलग है। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा, कटरा टीले से जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है उसकी ईसा की 2री शताब्दी की है। ईसा के जन्म के बाद 200 वर्ष के बाद की है। इसमें बुद्ध को दो सहायक बोधित्व के साथ दिखाया गया है, जिसमें बुद्ध पद्मासन में मतलब पलथी भरकर बैठे हुए हैं, और उनका दाहिनी हाथ उभय मुद्रा, इनकी दाहिनी हाथ जो है उभय मुद्रा में कंधे के अस्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ है। दाहिनी हाथ देखो कंधे से थोड़ा सा ऊपर उठा के इधर बैठे हुए हैं। उसनिया आनी, उसनिया का मतलब क्या होता है? उसनिया मतलब गरम। तो उसनिया यानी केश ग्रंथि को सर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है, जो हमें सामने शायद दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ब्लर हो गया है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो मथुरा की मूर्तियां इस काल से हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई है। मतलब उसके बाद शरीर को थोड़ा हल्का कर दिया गया, मांस भी कम बनाया गया। और कंधे चौड़े हैं। कंधे क्या है? चौड़े हैं, शायद डंड वगैरह मारते होंगे इसलिए। और संगीत पोशाक एक ही कंधे को ढकती है। जो भी पोशाक ये लोग पहनते थे एक ही कंधा को यह ढकती थी, और उसे खास तौर से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है। जबकि संगति का जो भी संघ था, तो संगति का स्वतंत्र भाग जो वक्ष स्थल मतलब कमर वाला, तो वक्ष स्थल को ढका हुआ है, और कमर से लेकर नीचे तक ले आपका प्राइवेट पार्ट वगैरह सब आ जाएगा उसमें, वहां तक ढका हुआ है। जबकि ये हो गया ना, तो बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाए गए हैं। बुद्ध जो है सिंहासन पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। साथ की आकृतियों को पद्मपानी और वज्रपानी बोधिसत्व के रूप में पहचाना गया है, चाहे पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्म मतलब कमल। पद्मासन का मतलब होता है कमल के सिंहासन पर बैठना।
चाहे जिस तरह भगवान ब्रह्मा जी बैठते हैं वैसे। तो पद्म मतलब कमल, और दूसरे के हाथ में वज्र है, और वे मुकुट पहने हुए बुद्ध की दोनों ओर स्थित हैं। दोनों तरफ वो लोग खड़े हैं, चाहे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए दिखाया गया है। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभा मंडल दिखाया गया है, जो चरखुट्टा गोलाकार में दिखाया गया है, थोड़ा सा प्रभाव मतलब उनका तेज, वो बहुत बड़ा है। और संकेंद्रीय वृत्त में सरल ज्यामितीय आकृतियां दिखाई गई, एकदम सरल मूर्तियां हमें दिखाई दे गई है, दिखाया गया है। प्रभा मंडल के ऊपर कोणीय रूप से उतरी हुई दो आकृतियां दिखाई गई है। दो आकृतियां हमें दिखाया गया है। वे चित्र की सीमा के भीतर काफी गति दर्शाती है। आकृतियों में पूरब की कठोरता के स्थान पर जो हम आकृति देख रहे हैं, तो पूर्व की कठोरता जो है ना, कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, मतलब थोड़ा सा नमी का भाव आ गया वहां पर, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दिया है। एकदम पार्थिव रूप मतलब क्या, एकदम बैठा हुआ शानदार रूप दिया है उनको। शरीर के मोरों को इतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया, एकदम इतना आसानी से और इतना कमाल का बनाया गया है कि मानो वह नारी आकृति हो, लड़की का आकृति हो, लड़की का मूर्ति हो। यही मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दिखता है, साफ साफ दिखता है मथुरा के कलाकारों का। तो पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है, गति उसमें लाती है। शायद कोई लड़की बनाई होगी, इसीलिए अपने जैसा ही उसको बना दिया। चेहरा मांसल है, चेहरा एकदम मांस वाला है, कपोल के साथ गोल है, कपोल में उनका गोल, कपार मतलब मूड़ी, सिर एकदम गोल बनाया गया है। बाकी शरीर पर भी मांस अच्छा खासा है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है कि पेट थोड़ा आगे है, लेकिन वह नियंत्रण में है, पेट ज्यादा आगे नहीं गया है, नियंत्रण में है। यह ज्ञातव है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं हमें देखने के लिए, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है, बहुत ज्यादा। आप उसको प्रतिमा के रूप में, एक विकास के रूप में, विकसित के रूप में उस मूर्ति कला को समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वह दृष्टि, वह चित्र, वह प्रतिमा आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। और फालतू में देखोगे तो कुछ नहीं लगेगा, एकदम बकवास। यहाँ पर देखो बुद्ध मुख की प्रतिमा, ये तक्षशिला में है। कहाँ पर है? तक्षशिला में। देखो उनका चेहरा बनाया गया है, कितना झकास, कितना शानदार बनाया गया है। तब समझो यहाँ पर इसके बारे में। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गंधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी के कुषाण काल की है। तक्षशिला आज पाकिस्तान में पड़ता है, जो गंधार के इलाके में आता है। ये ईसा के जन्म के 200 वर्षों की बाद की मूर्ति कला है, उसमें बनाया गया है। यह प्रतिमा गंधार कला में विकसित अनेक चित्रात्मक परिघटनाओं, चाहे परिपाटियों का मिला जुला रूप, एकदम मिला जुला रूप बनाया गया है। जैसा पहले की मूर्तियां हैं वैसे इसको बनाया गया है। प्रतिमा के विकसित अनेक चित्रात्मक, ये हो गया ना। तो प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए गए हैं। प्रतिमा के शुरुआती रूप में, चाहे उसके स्वरूप में देखोगे, उसकी बनावट में देखोगे तो यूनानी कला और रोमन कला का तत्व उसमें आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध के शीर्ष मतलब उसका सर में अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। बुद्ध के घुंघरेले केस घने हैं और सिर को तेज और क्षेत्रीय परत से ढके हुए हैं। सिर को पूरा चारों तरफ से ढका हुआ है।
मस्तक समतल है, जो सिर है एकदम बराबर है, और उसमें बड़ी बड़ी पुतलियां वाली आंखें अधमिची दिखाई गई है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आंख उसमें दिखाया गया है। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई है। चेहरा और कपोल जो है भारत में अन्य भागों में भी पाई गई है, प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। और बाकी जो मूर्ति मिला है हमें देश में, उसके जैसा गोल कपार वगैरह नहीं है। गंधार क्षेत्र की आकृतियों में जाओगे तो कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग, मतलब ललड़ी मतलब ललाट हो सकता है, तो ललड़ी लंबे हैं। ये नीचे वाला ठोडी रूप में प्रस्तुतिकरण में रेखिकता है। रेखिकता मतलब एक रेखा जैसा उसमें है, और बाहरी रेखाएं तीखी है, थोड़ा सा एकदम कटीला है, एकदम निगाहें जो आप देखोगे तो थोड़ा अचंभा लगेगा। सतह समतल है, आकृति बहुत भावाभिव्यंजक है, मतलब जो भी आकृति है थोड़ा एकदम, अगर पूरा रहता ना तो थोड़ा और आकर्षक लगता है, लेकिन अभी भी बहुत आकर्षक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, खूब ध्यान देकर बनाया गया है, जिसके लिए नेत्र कोटरों को मोड़कर तलियों और नाकों के तलों का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखो, जिसके लिए नेत्र का जो पूरा इलाका है उसको किस तरह काटा गया है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो कोटरों को मोड़कर तली और नाक के, तली मतलब बीच में वो टीका दिख रहा है, और भले इनके अंदर कुछ बनाया भी गया हो, लेकिन वो बीच वाला वो टीका ही बताया जा रहा है यहाँ पे। तो तली आपको नाक के तलों का उपयोग किया गया है, और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामिता की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है, खूब उसमें बढ़ाकर दिखाया गया है। एकेमेनियाई पार्थियाई, अब नाम सुनो ठीक से, एकेमेनियाई, पार्थियाई और बैक्टीरियाई परस्पराओं की विभिन्न विशेषताओं की स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गंधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। ये क्या है? गंधार शैली की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि उधर बैक्टीरिया ही बहुत ज्यादा मिलता है। गंधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए गए हैं, क्योंकि लगता है कि यूनानी और रोमन मिलकर ही उसको बनाया गया है, तो वो लोग ही बनाए हैं। और परंतु उनमें अंगों प्रत्यंगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरीके से यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। मतलब ऐसे भी उसमें इधर उधर मोरान है, घुमाव है, जो पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि वो रोमन और यूनानी ही हो सकते हैं। लोग अपने देश का भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे, लिखने वाले नहीं बोलेंगे। अनेक बुद्ध और अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिमी एवं पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिम वाला भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, अर्ध ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ है। मतलब आज से करीबन 2500-3000 वर्ष पहले से ही ये सब बना हुआ है। ऐतिहासिक काल में भी यह सदा आबाद रहा है। पीछे के जमाने में कई वर्षों में भी यह पूरा तरीके से सामने रहा और सबको इसको जाना। गंधार क्षेत्र से बड़ी संख्या में मूर्तियां पाई गई, और ये मूर्तियां बुद्ध और बोधिसत्व की है। किसकी? बुद्ध और बोधिसत्व की है, और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है, उसमें कर दिखाया गया है।
ये आप दृश्य देख सकते हैं, ये सारनाथ बुद्ध की मूर्ति है। सारनाथ ये कौन सा अवस्था में बैठे हैं? ये बैठे हुए हैं असनस्थ। किसका? असनस्थ बुद्ध सारनाथ में आपको ये मिलेंगे। देखो इधर, ये आसन के रूप में यहाँ पर बैठे हुए जो बुद्ध बोधित्व मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये ऐसे ही बैठा करते थे। हम भी बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बैठे, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि एक दिन में प्रयास में नहीं होता, ये वर्षों का प्रयास है, इसलिए उनसे हो गया, हमसे नहीं हुआ। तो मैं ये क्या करूं, इसी में बता दूं कि अगले भाग में ले चलूं इसको? अगले भाग में ही ले चलता हूं, क्योंकि उसमें आपके लिए भी अच्छा होगा, बड़ा वीडियो नहीं चलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले भाग में। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़ो और जो भी आपका क्वेश्चन है आप इस पर नोट कर सकते हैं। हमारे मेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर आप मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें यह क्वेश्चन फंसा है, वहां पर भी जवाब मिल जाएगा। आपको कमेंट पर भी जवाब मिल जाएगा। साथ में अपना मेल एड्रेस भी वहां पर आप लिख दीजिएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।